मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बीएसएससी इंटर लेवल में पूछे गए जो मुख्य परीक्षा हुआ था बीएसएससी इंटर लेवल का, उस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को मैं लाया हूं। दोस्तों, जो 25/12/2020 को एग्जाम हुई थी उसका मैं प्रश्न लाया हूं और इसमें आप इसे बनाइएगा दोस्तों और चेक कीजिएगा कि आप कितना बना सकते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न पर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग चेक कीजिएगा कि आप कितना सही कर सकते हैं और आपको कितना मेहनत और भी करना है। ये चीज़ आप लोग अपने आप को चेक कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखें और इसका लाभ उठाएं। 1 से लेकर 7 तक के और भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है। दोस्तों, यदि आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर जाकर हमारे यहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएसएससी इंटर लेवल प्रीवियस ईयर के नाम से। आप लोग जाकर उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आज इसमें दिया गया है, यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो करवाया गया था, किसने करवाया? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाई थी। ठीक है दोस्तों, हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं के मकबरे को 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित कब हुआ था हुमायूं के मकबरा को? तो 1993 में घोषित किया गया था। ठीक है, और हुमायूं के मकबरा का डिजाइन फारसी शिल्पकारी मिर्जा ग्यास बेग ने तैयार किया था दोस्तों। और यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर के द्वारा बनाया गया है और यह मकबरा 4 बाग शैली में बनाया गया है। जो प्रथम उदाहरण है 4 बाग शैली में बनाई गई प्रथम उदाहरण कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, और बहादुर शाह जफर, यदि हम देखें बहादुर शाह जफर जिसे बहादुर शाह 2 बोलते हैं, उसको हडसन ने हुमायूं के मकबरे से छिपे हुए अवस्था में पकड़ा गया था। और मेहरुनिसा नूरजहां के वास्तविक नाम था। दोस्तों, मेहरुनिसा कौन है? तो नूरजहां के वास्तविक नाम है। और जहांआरा सबसे बड़ी पुत्री थी। किसकी? जहांआरा हुमायूं की सबसे बड़ी पुत्री थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यूनेस्को के सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न की ओर। यूएसए ओपन 2020 पुरुष खिताब किसने जीता है? तो यूएसए ओपन 2020 में जो पुरुष एकल खिताब था, वो जीतने वाले कौन थे? तो वो तो डोमिनिक थिएम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। डोमिनिक थिएम थे। तो वो तो 2024 का था दोस्तों, 2023 का, क्योंकि अभी 2020 का पूछा गया था उस समय जो एग्जाम हुई थी। तो आपसे अभी पूछेगा कि अभी तो एग्जाम, अभी फिलहाल में एग्जाम हो जाए तो यूएसए ओपन यदि पूछ लिया जाए 2024 का पूछेगा या 2023 का पूछेगा। अभी 24 का तो हुआ नहीं है, तो यदि 23 का देखें तो 23 में यूएसए ओपन एकल खिताब, पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? 2023 में नोवाक जोकोविच ने जीता है। यूएसए ओपन 2023 में जीतने वाला विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, पुरुष एकल खिताब। और डेनियल मेदवेदेव को पराजित करके नोवाक जोकोविच ने जीता था। और महिला एकल यदि आपसे पूछ लिया जाए यूएसए ओपन में, कोको गॉफ है, जो अमेरिका की कोको गॉफ है, वो जीती है महिला ओपन यूएसए ओपन में। ठीक है, और किसे हराकर? एरिना सेवलेंका को हराकर, बेलारूस की एरिना सेवलेंका है उसे हराकर जीती थी। ठीक है, वो यूएसए ओपन। यदि आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ लिया जाए 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है पुरुष एकल खिताब? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब 2024 में जेनेनिक सिनर ने जीता है। इटली के रहने वाले जेनेनिक सिनर हैं, जिन्होंने पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब 2024 का जीता है। और डेनियल मेदवेदेव को हराकर, रूस के जो डेनियल मेदवेदेव उनसे हराकर जीते हैं। महिला एकल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो एरिना सेवलेंका बेलारूस की है, जो महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीती है और झेंग किन वेंग को हराकर जीती है। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देश का पहला फ्रेट विलेज माल भाड़ा गांव बनेगा। देश का पहला फ्रेट विलेज या माल भाड़ा गांव कौन बनेगा? यह प्रश्न पूछा गया है। यदि इसे देखें दोस्तों तो 4 ऑप्शन इसमें से कौन से राज्य का या कौन से शहर का जो माल भाड़ा गांव है जो देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा? तो वो है वाराणसी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, वाराणसी का। नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 में निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क यदि हम देखें तो इसमें से कौन सा होगा? मैग्नेटाइट।
मैग्नेटाइट है जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और इसके सूत्र होता है Fe3O4। Fe3O4 मैग्नेटाइट का सूत्र होता है। Fe3O4 Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, और यह सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है। ठीक है, हेमेटाइट लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला भी होता है, हेमेटाइट भी होता है। हेमेटाइट यदि इसमें हेमेटाइट रहता है ऑप्शन में, तो सबसे अधिकतम गुणवत्ता वाला कौन होता है? हेमेटाइट। इसमें हेमेटाइट नहीं है, इन चारों में से मैग्नेटाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। हेमेटाइट लौह अयस्क सर्वोत्तम गुण वाला होता है और हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3 होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में भारत में क्या पाया जाता है? हेमेटाइट अयस्क। सीडेराइट का सूत्र क्या होता है? तो सीडेराइट है, इसका सूत्र होता है FeCO3, सीडेराइट का सूत्र होता है। और लिमोनाइट का सूत्र क्या होता है? FeO3 इंटू 3H2O होता है। किसका? लिमोनाइट का सूत्र FeO3 इंटू 3H2O। ठीक है, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट भी लौह अयस्क है दोस्तों। और लौह आयरन पाइराइट FeS2 होता है आयरन पाइराइट। और आयरन पाइराइट को हम लोग क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना कहा जाता है। आयरन पाइराइट को ही मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो सारे ऑप्शन बता दिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आयरन पाइराइट को हम लोग क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना। मेरा आंसर क्या है? मैग्नेटाइट। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। तो विनिर्माण केंद्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो मेक इन इंडिया योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मेक इन इंडिया योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना को शुभारंभ कब हुआ है या स्थापना कब हुई है? तो 25 सितंबर 2014 को, यानी 2014 को शुरू किया गया था। 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था ये विनिर्माण केंद्र को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया योजना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें हम देखें अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को शुरू हुआ था, 2015 में। और स्मार्ट सिटी देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन, तो स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को हुई थी शुरू। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी। माइक्रो का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? यदि इसे हम देखें कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, परंतु परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन नहीं है? परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 15 से 18 नंबर प्रश्न में दिया गया है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी यदि हम देखें, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है। अश्गाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है दोस्तों। ठीक है, अश्गाबाद है। और तुर्कमेनिस्तान की रुपया क्या है, यानी कि मुद्रा क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान की जो मुद्रा होगा उसका नाम है मन्नत। तो अश्गाबाद इसकी राजधानी है तुर्कमेनिस्तान की, और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? मन्नत है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी की मुद्रा का नाम मन्नत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें ताशकंद किसकी राजधानी है? तो ताशकंद आपको उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, और इसकी मुद्रा का नाम सोम है। ठीक है, यदि अबू धाबी देखें दोस्तों, तो इसमें यदि अबू धाबी देखें, तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी हुई अबू धाबी हुई। अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। और अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, और इसकी मुद्रा क्या है संयुक्त अरब अमीरात की? तो इसकी मुद्रा दिरहम है दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। ठीक है, यदि हम अंकारा को देखें, तो अंकारा किसकी राजधानी है? यदि हम इसे देखें, तो अंकारा है तुर्की की राजधानी अंकारा है दोस्तों। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है, और इसकी मुद्रा लीरा है। अंकारा तुर्की की राजधानी है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये 4-5 जो राजधानियां हैं काफी कंफ्यूजन करती हैं। जैसे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, इसकी मुद्रा सोम है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, इसकी मुद्रा टेंगे है। और यदि हम देखें किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, तो बिश्केक है, इसकी मुद्रा सोम है। और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, इसकी मुद्रा सोमनी है।
तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। तो हमारा आंसर क्या होगा? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर प्रश्न में, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान कितना आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए 84। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। लोकसभा में 84 स्थान आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है लोकसभा में, तो अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित है। कहाँ? लोकसभा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और अनुसूचित जाति के लिए जो 84 सीट आरक्षित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षित किया गया। कितने? अनुच्छेद 330 के तहत 84 सीट आरक्षित किए गए हैं। लोकसभा सदन का निम्न सदन होता है दोस्तों। संसद का निम्न सदन क्या होता है? लोकसभा होता है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया गया। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया गया है। ठीक है, अब बिहार में यदि अनुसूचित जाति के लिए सीटों की आरक्षण कितना किया गया है बिहार में, तो 6 सीट बिहार में दिया गया है अनुसूचित जाति के लिए। वो 6 सीट कहाँ कहाँ है? हाजीपुर में है, जमुई में है, गोपालगंज में है, गया में है, सासाराम में है, समस्तीपुर में है। ये जगह 6 जगह ऐसे हैं जहाँ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है सीट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? इसमें 20 नंबर प्रश्न में, पोर्टो-नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टो-नोवो है, किस देश की राजधानी है? तो पोर्टो-नोवो बेनिन की राजधानी क्या है? पोर्टो-नोवो है। बेनिन की राजधानी पोर्टो-नोवो है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बेनिन की राजधानी पोर्टो-नोवो है। पोर्टो-नोवो बेनिन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें अंगोला की राजधानी क्या है? अंगोला की राजधानी है। तो अंगोला किसकी राजधानी है? किस देश की राजधानी? तो अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा है। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। ठीक है, लीबिया की राजधानी क्या है? लीबिया की राजधानी आपको त्रिपोली होगी। मलावी की राजधानी क्वाचा है। और बेनिन की जो मुद्रा क्या है? बेनिन की मुद्रा जो बेनिन किसकी राजधानी है? तो पोर्टो-नोवो की राजधानी बेनिन देश की राजधानी पोर्टो-नोवो है। इसकी मुद्रा का नाम फ्रैंक है। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? फ्रैंक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 21 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? तो मोनाजाइट रेत से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? तो थोरियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है और इसे मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। थोरियम प्राप्त किया जाता है मोनाजाइट से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, मोनाजाइट भारत में केरल तट पर मोनाजाइट बालू में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम के 3 प्रमुख यस्क है, एक मोनाजाइट है, एक अल्नाइट है, एक थोरेनाइट है। भारत एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की विकसित करने के लिए अंतिम चरण है जिसमें थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न में दिया गया है, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक मलाला यूसुफ है। मलाला यूसुफ जय है जो बी आर पुस्तक बी आर इस डिस्प्लेस के लेखक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें दिया गया है 27 में, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? जापान का कौन सा बंदरगाह है जो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? जापान का जो बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है जापान का? तो जापान का जो बंदरगाह का नाम है वो ओसाका है। ओसाका बंदरगाह को क्या कहते हैं? रेशम का बंदरगाह कहा जाता है जापान का ओसाका बंदरगाह को क्या कहते हैं? सॉरी, ओसाका नहीं, योकोहामा बंदरगाह सॉरी, योकोहामा जापान का जो योकोहामा बंदरगाह है उसे रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। योकोहामा जापान का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। योकोहामा है जापान का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और टोक्यो है उसकी राजधानी जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। टोक्यो होन्शु द्वीप पर। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर। और नागासाकी जापान से ही संबंधित है। इसमें 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। 9 अगस्त 1945 को कौन सा परमाणु बम गिराया गया था? तो फैटमैन परमाणु बम गिराया था। ठीक है, और इसमें यदि हम देखें नगोया क्या कहते हैं? तो जापान का डेट्राइट कहलाता है। नगोया है जो जापान का डेट्राइट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। एक याकोहामा है जो जापान का रेशम बंदरगाह कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 29 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है?
तो स्थलबद्ध भी है और समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है, वो पूर्वी तट पर स्थित है। उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो उस बंदरगाह का नाम विशाखापत्तनम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, विशाखापत्तनम है। ठीक है, और यह बंदरगाह कौन से पहाड़ी के पीछे है? तो डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे है। डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे है। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह क्या है? तो यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, और यह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। यह एक छिछला बंदरगाह है, अतः बड़े जहाज को मुख्य तट से कुछ किलोमीटर पहले ही रोकना पड़ता है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह से ही झारखंड और उड़ीसा का लोहा जापान के निर्यात किया जाता है। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 30 की ओर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो भारत की सबसे बड़ी कह रहा है तो चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, चिल्का झील। भारत का सबसे ज्यादा खारे पानी का झील कौन है? सबसे ज्यादा खारा किसका है? तो सांभर का है, सबसे ज्यादा पानी खारा है। परंतु सबसे बड़ी खारे पानी का झील का है तो चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और बुल्लर झील देखें, बुल्लर झील कहाँ है? तो यह बुल्लर झील है जो आपको सबसे बड़ी झील है भारत का सबसे बड़ी झील पूछे तो बुल्लर झील है। और खारे पानी का सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, लेकिन आपको पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ी झील तो बुल्लर झील है। बुल्लर झील भारत का सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सांबर झील राजस्थान में स्थित है जो सबसे अधिक खारा है। ठीक है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। पुलिकट कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील पड़ता है। पुलिकट झील और श्रीहरिकोटा द्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पुलिकट झील पर ही स्थित है। पुलिकट झील के निकट ही स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, वेम्बनाड झील केरल है, केरल में स्थित है जो एक लेगून झील है। वेम्बनाड झील में राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता खेला जाता है या आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये केरल में स्थित वेम्बनाड झील। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? इसमें 33 में है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईर्षा निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? ईर्षा और निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था, वो कौन सा शासक था? तो मुगल शासक जहांगीर ने ईर्षा निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और यदि मुगल शासक जहांगीर को देखें, जहांगीर ने अपना राज्यकाल 1905 में संभाला था। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में 1905 नहीं 1606 ईस्वी में 1605 ईस्वी में संभाला था। और जहांगीर के पुत्र था जो 1606 ईस्वी में विद्रोह किया और जहांगीर के शासनकाल विद्रोह किया था। ठीक है, और जहांगीर के शासनकाल को किस लिए जाना जाता है? तो चित्रकार का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकार का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। और जहांगीर की आत्मकथा क्या है? तुजू के जहांगीरी है, जहांगीर की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 39 में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यदि देखें हम तो वो कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। ठीक है, और पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, वो अश्वसेन के पुत्र थे, काशी के नरेश थे अश्वसेन। और पार्श्वनाथ को 83 दिन की तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? पार्श्वनाथ के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। ऋषभदेव है जैन धर्म के संस्थापक है। ऋषभदेव है जैन धर्म के संस्थापक है और प्रथम तीर्थंकर भी हुए। चंद्रप्रभु जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर हुए। चंद्रप्रभु जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर हो गए। और नेमिनाथ जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर है दोस्तों। नेमिनाथ है जो 21वें तीर्थंकर है जैन धर्म के। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का 22वें तीर्थंकर माना जाता है और वह जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर थे या 24वें तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 41 की ओर। निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया है? तो 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया है वो विनेश फोगट को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विनेश फोगट को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है इसमें है 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। पहले 41 मैंने बता दिया था। ठीक है, 40 नंबर को हम लोग भी देखते हैं। 40 प्रश्न का इसमें दिया गया है कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम क्या है? घटा हुआ सबसे सही क्रम क्या है सक्रियशीलता में? देखिए, घटा हुआ सही तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होता है? Na, फिर उसके Ca, फिर Mg, फिर Fe होता है सबसे ज्यादा सक्रिय। Na, Ca, Mg और Fe ये याद रखना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है,
सबसे सक्रिय धातु पोटेशियम होता है। यदि इसमें नहीं दिया हुआ है तो Na से पहले भी सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होता है? पोटेशियम। पोटेशियम होता है सबसे सक्रिय, और सबसे कम सक्रिय धातु सोना होता है। इसमें दिया नहीं है और भी इसमें जुड़ता है दोस्तों। तो जो ऑप्शन है इसके अनुसार सबसे कम सक्रिय सोना होता है और सबसे अधिक सक्रिय पोटेशियम होता है। ठीक है, अधिकांश धातु ऑक्सीजन के साथ सक्रिय करके संगत धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम तथा जिंक एक ऑक्साइड उभयधर्मी होता है दोस्तों, ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 41 का तो हम लोग देखेंगे, विनस फोगट है। 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन है? तो विनस फोगट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 में। कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? कौन एक मृत ज्वालामुखी है? तो देखें हम इसे, तो मृत ज्वालामुखी इसमें से कौन सा है? तो माउंट पोपा है जो एक मृत ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और माउंट पोपा कहाँ पाया जाता है? तो म्यांमार में पाया जाता है। भारत हमारे देश का पड़ोसी देश है म्यांमार, वहां पर माउंट पोपा पाया जाता है जो एक मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि और हम देखें जागृत ज्वालामुखी कौन कौन है, तो माउंट फ्यूजियामा, ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और फ्यूजियामा है, फ्यूजियाना, माउंट फ्यूजियामा जापान का सक्रिय ज्वालामुखी है, जापान में स्थित है। माउंट फ्यूजियामा कहाँ स्थित है? तो जापान में स्थित है। ठीक है, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। एटना इटली में स्थित है। एटना इटली में स्थित है। कहाँ है? एटना इटली में स्थित है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? तो इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भी कहाँ है? इटली में है। एटना भी इटली में है। स्ट्रोम्बोली भी इटली में है। और ये जो स्ट्रोम्बोली है इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो वो है कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में पड़ता है, माउंट कोटोपैक्सी वो विश्व का सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी है और वह दक्षिणी भाग पर स्थित है। और कहाँ पर? इक्वाडोर के दक्षिणी भाग पर स्थित है माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप है, बरता है। तो वही हुआ, एक नारकुंडम है, एक बैरन है। तो भारत में जो नारकुंडम है जो सुसुप्त ज्वालामुखी है, जबकि बैरन है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है। 44 में चलते हैं दोस्तों। 44 में क्या क्या आ गया है? इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्अवलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो पंचायतों के लिए वित्तीय अवलोकन का पुनर्गठन करने के लिए कौन करता है वित्त आयोग का? वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। संबंधित राज्य के राज्यपाल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, और राज्यपाल उन्हें 5 वर्षों के लिए गठित करते हैं, चुनते हैं। और राज्य वित्त आयोग पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करती है। राज्य वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो राज्यपाल को सौंपते हैं। और राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आई के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 243 के आई या बाई के द्वारा, आई। ठीक है, और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कब कितने अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280 के तहत होता है केंद्रीय वित्त आयोग का, और इसकी गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कोरोना 19 का पहला केस भारत के किस राज्य में था? कोरोना 19 का पहला केस भारत के केरल राज्य में था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कोरोना वायरस का जो पहला केस आया था वो केरल में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और कोरोना संक्रमण है दोस्तों, संक्रमित रोग है जो, इसमें कोरोना से पहली मृत्यु कौन से राज्य में हुआ था? तो भारतीय देश में कौन से राज्य में कोरोना से पहली मृत्यु हुई थी? तो वो कर्नाटक में हुई थी पहली मृत्यु। और आया था कहाँ सबसे पहला, किसका मिला था? केरल में मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 47 में। किस संस्था को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है 2020 में? यदि हम इसे देखें तो नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य किसे दिया गया है? विश्व खाद्य प्रोग्राम को दिया गया है, विश्व खाद्य प्रोग्राम को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 2020 का नोबेल शांति का पुरस्कार, 2023 का नोबेल शांति का पुरस्कार यदि देखें हम तो 2023 का नोबेल शांति का पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था दोस्तों। नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए दिया गया था। ठीक है, और क्या होगा? 2020 में विश्व खाद्य प्रोग्राम को और 2023 में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था जो ईरान के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? आगे है डाइक्लोरोवॉक्स, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? ये किस प्रकार की दवा है? यह प्रश्न पूछा गया। तो ये जो है एक क्या है?
तो ये दवा है एक प्रकार के कीटनाशक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये कीटनाशक दवा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे की ओर है। 57 है, प्रत्येक वर्ष खाली स्थान को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो किस वर्ष प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये जो है आपको विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है किस वर्ष? तो आपको 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, हाँ सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन में प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए की संकल्पना पारित की गई थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1974 में मनाया गया था दोस्तों। यदि हम इसमें देखें 11 मई को क्या मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। मई में ही देखें तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 22 मई को क्या है? विश्व जैव विविधता दिवस। और मई में देखें 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस और 7 मई होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, और विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 58 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हम यदि देखें तो कौन सी घटना से पहले घटी है सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो क्रिप्स मिशन की असफलता से पहले घटित हुई है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ हुई थी। दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत कर दी गई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन तक गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा किए थे। दांडी यात्रा की दूरी 385 किलोमीटर था, ठीक है दोस्तों। कितना? 385 किलोमीटर था, ठीक है। तो यदि हम इसमें देखें कि हम पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराते हुए पूर्ण स्वराज की घोषणा किए थे। तब 31 दिसंबर 1929 को। और यदि गांधी इरविन समझौता को हम देखें तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों, गांधी इरविन समझौता। और क्रिप्स मिशन जो भारत का आगमन आया था, क्रिप्स मिशन को वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद क्रिप्स मिशन की घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 59 में दिया गया बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? तो बर्मा है वर्ष 1948 में ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बर्मा को यानी आज का म्यांमार को मुक्ति कब मिली थी या स्वतंत्रता कब मिली थी? वर्ष 1948 से मिली थी। ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश ब्रिटिशों से मुक्ति मिली थी बर्मा को वर्ष 1948 में। और 1962 तक लोकतांत्रिक सरकार निर्वाचित हुई ब्रिटिश में, बर्मा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि देखें आगे की ओर, आगे नंबर प्रश्न की ओर, यदि आप लोग दोस्तों इसी तरह आधुनिक भारत या मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सारी वीडियो अपलोड मिलेगी दोस्तों, वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में। आप लोग जाकर उसे देखें दोस्तों, आप देखेंगे तो जरूर आपको उससे फायदा मिलेगा दोस्तों और काफी लाभ प्राप्त होगा। आप मुझे विश्वास है आप उसे देखेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ेगा और आप अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे और आपका प्रैक्टिस सेट में अच्छा नंबर आएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग जाकर जरूर से जरूर देखें और अपने तैयारी में और भी मजबूती प्रदान करें, ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार भारतीय संविधान का भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, यदि आप लोग उसे भी नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में भी वीडियो उपलब्ध है, वो भी चैप्टर वाइज है, आप लोग जाकर जरूर से जरूर देखें। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो दूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें दोस्तों। तो चलिए 62 नंबर प्रश्न में चलते हैं हम। 62 में निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला विश्व 19 जीता है? तो आईपीएल मुकाबला विश्व 19 किस टीम ने जीता है? विश्व 19 की बात कही गई है। तो विश्व 19 में जो आईपीएल विजेता था वो कौन था? वो मुंबई इंडियंस था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मुंबई इंडियंस आईपीएल विजेता था विश्व 20 में, ठीक है। और विश्व 19 में जीता था कौन? मुंबई इंडियंस। और विश्व 20 में आईपीएल खिताब भी मुंबई इंडियंस ने जीता है। विश्व 20 में भी आपसे पूछ लिया जाए किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता। विश्व 21 में किसने जीता है आईपीएल का खिताब? तो विश्व 21 में आपको चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, ठीक है, विश्व 21 में। यदि विश्व 24 का आईपीएल का खिताब विश्व 24 में आईपीएल किसने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है विश्व 24 में।
ठीक है दोस्तों। और रॉयल चैलेंजर्स है जो आज तक आईपीएल का खिताब, कोई भी खिताब नहीं जीत पाया दोस्तों। इसमें चेन्नई भी जीत चुका है और राजस्थान भी जीत चुका है, मुंबई इंडियंस भी जीत चुका है, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज तक कोई भी खिताब आईपीएल का नहीं जीता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 33 में चले, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है, इस पुस्तक के लेखक अजहरुद्दीन है, अजहरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्रिकेट कंट्रोवर्सी एंड क्रिकेट कैप्टेंसी और कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक लेखक अजहरुद्दीन है। कौन है? सॉरी, अजहरुद्दीन नहीं है, सौरभ गांगुली है दोस्तों। सॉरी, सौरभ गांगुली है। कौन है? सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इस पुस्तक लेखक कौन है? सौरभ गांगुली है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कपिल देव की पुस्तक के लिए पुस्तक कौन सी पुस्तक है? तो क्रिकेट माई स्टाइल, ये कपिल देव की लिखी हुई पुस्तक है, क्रिकेट माई स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों, आगे क्यों चलते हैं। चलिए, इसमें दिया गया नथप्पा झांकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? यदि हम ये देखें, नथप्पा झांकरी परियोजना जो है आपको किस नदी पर है? तो ये परियोजना है जो आपको सतलज नदी पर अवस्थित है। नथप्पा झांकरी परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर है, और सतलज नदी पर नथप्पा झांकरी परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। नथप्पा झांकरी परियोजना सतलज नदी पर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। और झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना है। और पोंग परियोजना किस नदी पर है? तो पोंग परियोजना ब्यास नदी पर है। ब्यास नदी पर पोंग परियोजना है। मंडी परियोजना है ब्यास नदी पर। और रावी नदी पर थीन परियोजना है, और चेम्बरा परियोजना है रावी नदी पर। थीन और चेम्बरा कहाँ है? रावी नदी पर स्थित है, थीन परियोजना और चेम्बरा परियोजना। ठीक है दोस्तों, थीन और चेम्बरा किस नदी पर है? तो रावी नदी पर स्थित है, रावी नदी पर। ठीक है, इन सारे का नाम मैंने बता दिया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, आगे की ओर चलते हैं। इसमें है 69 में, जल सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच एवं कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तन क्रमशः 133, 143, 153, 163 है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो प्रकाश की गति किसमें न्यूनतम होगी? तो इसमें प्रकाश की गति कार्बन डाइसल्फाइड में होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जिसकी अपवर्तनांक जितनी ज्यादा होगी उसमें प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कार्बन डाइसल्फाइड में प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 72 नंबर प्रश्न में। 72 में कहा गया कॉपर क्लोराइड एक भूरा यौगिक है। कॉपर क्लोराइड क्या है? एक भूरा यौगिक है कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर बनाता है। तो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर क्या बनाता है कॉपर क्लोराइड? तो उसे नमी को अवशोषित कर धीरे धीरे नीला हरा हाइड्राइड बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्या बनाता है? नीला हरा हाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है पालघाट स्थित है। पालघाट कहाँ स्थित है? पालघाट दर्रा है जो आपको कोयम्बटूर से पलक्काड के बीच स्थित है। पालघाट दर्रा या पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ के मध्य स्थित है, या कोयम्बटूर से पल्लाकाड़ के बीच स्थित है पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि भोर घाट दर्रा आपसे पूछ लिया जाए तो पुणे एवं मुंबई के बीच में भोर घाट दर्रा है। भोरे भोरे मुंबई कहाँ जाओ? पुणे जाओ। भोरे भोरे मुंबई से पुणे जाओ, ये हमने याद किया है। तो महाराष्ट्र में स्थित है भोर घाट दर्रा। कहाँ से कहाँ? मुंबई से पुणे के बीच में भोर घाट दर्रा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मुंबई से नासिक के बीच में जाने के लिए कौन सी दर्रा है, तो मुंबई से नासिक के बीच में जाने के लिए थालघाट दर्रा है। थालघाट दर्रा मुंबई से नासिक के बीच में है। सेनकोट्टा दर्रा किसके बीच है? तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै के बीच में जो स्थित है वो सेनकोट्टा है। तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै के बीच में सेनकोट्टा दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 81 नंबर प्रश्न में, हिमा दास जिन्होंने विश्व 19 के कलांडो चैक रिपब्लिकन में स्वर्ण पदक जीता है, संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है हिमा दास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्या संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है, एथलीट्स हैं हिमा दास। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 83 की ओर, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आना एक केंद्र पाए जाते हैं। तो ये क्या पाया जाता है? कहाँ उसका केंद्र कहाँ पाया जाता है? रक्तदाब आना, लार आना, तो उसका केंद्र पाया जाता है पाश्च मस्जिद में, पाश्च मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वो पाश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यह एक अनैच्छिक क्रिया है। लार आना क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया है।
जैसे अनैच्छिक क्रिया में जैसे रक्तदाब, लाल आना, केंद्र कहाँ से, रक्तदाब भी कहाँ से आता है, तो पश्च मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ये सब पश्च मस्तिष्क में पाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पश्च मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग सेरिबेलम होता है एवं मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है सेरिबेलम। और सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है दोस्तों। सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है और तथा सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम होता है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और सेरिबेलम सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, सेरिबेलम है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, और सेरिब्रम है जो ज्ञान बुद्धि का एवं विवेक का केंद्र होता है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम ज्ञान बुद्धि एवं विवेक का होता है। पोन्स श्वसन दर को नियंत्रित करता है और मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग की ही मेरुरज्जा कहलाता है। तो मेरुरज्जा किसे कहते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा के पिछले वाले भाग को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 84 नंबर प्रश्न चलते हैं निम्नलिखित में से विषम शब्द कौन सी है? तो यदि हम इसे देखें विषम शब्द, तो बर्मिंघम शहर का नाम है जो इसमें से विषम है, जबकि अन्य सभी किसी न किसी देश की राजधानी है। ब्रुसेल्स, मैड्रिड और पेरिस ये सब किसी न किसी देश की राजधानी है, जबकि बर्मिंघम किसी देश की राजधानी नहीं है, किसी देश की शहर है। नेक्स्ट चलते हैं 85 में चलते हैं। 85 में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो कौन सी स्थिति है जो वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो कौन सी स्थिति है? दाब बढ़ाने और तापमान घटने की स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। दाब बढ़ाना और तापमान को घटना क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 86 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो यूरिया का उपयोग किस में किया जाता है? यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। और यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 होता है। यूरिया का सूत्र NH2CONH2 होता है। ठीक है, और इसे उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है दोस्तों। कितना? 46%। ठीक है, और यूरिया पहला कृत्रिम संश्लेषित उर्वरक है। पहला कृत्रिम संश्लेषित उर्वरक कौन है? यूरिया है। यूरिया को खोज किसने किया था? बोहलर ने किया था। उस यूरिया का निर्माण बोहलर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 91 में संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन है जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन आता है। संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत की जाती है। संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाएगा जब साधारण विधेयक हो और वित्त विधेयक हो, तभी बुलाया जाएगा। और संयुक्त अधिवेशन का जो आहूत करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब बुलाते कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करती है? उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन अस्वीकार कर दिया जाए तब कब आहूत की जाती है? तो जब एक सदन पारित करे दूसरा अस्वीकार कर दे। यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संबंध में दोनों सदन में अंतिम रूप से असहमत हो तब बुलाया जाता है। यदि दूसरे सदन में विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने पूरे होने तक विधेयक पारित न हो तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्तों। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। धन विधेयक कितने तक? तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट को चलते हैं। इसमें दिया गया है 92 में पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो पिंक सारथी योजना है जो किस राज्य में शुरू किया गया? कर्नाटक में शुरू किया गया। पिंक सारथी योजना कर्नाटक में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कर्नाटक में पिंक सारथी योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। कर्नाटक में पिंक सारथी योजना शुरू की गई है। आगे क्यों चलते हैं। 94 नंबर प्रश्न में 94 में कहा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज को विनियमन करने वाली संस्था है। तो स्टॉक एक्सचेंज को विनियमन करने वाली संस्था कौन है? तो सेबी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सेबी है जो स्टॉक एक्सचेंज को विनियमन करने वाली संस्था है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? आपको स्टॉक एक्सचेंज के विनियमन करने वाली संस्था है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में, जबकि इसकी वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो इसको वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 में इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। सेबी के द्वारा ही पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सेबी के द्वारा ही शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सेबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही आंसर है। 95 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है कब? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है। और 2019 से पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य है सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने के लिए जागरूकता पैदा करना, ठीक है। और यदि 16 अक्टूबर देखें दोस्तों, 16 अक्टूबर को क्या कहते हैं? तो ओजोन दिवस। देखिए विश्व खाद्य 16 दिवस नहीं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कहे तो 7 जून को। और विश्व खाद्य दिवस यदि मनाया जाता है कौन? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था दोस्तों। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 7 जून को विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया था। आगे क्यों चलते हैं, नेक्स्ट में दिया गया 98 में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्होंने अपतरित रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अपतरित गवर्नर कौन है? तो वो उनका नाम है उषा थोराट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, उषा थोराट। 91-99 में भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ है? भूटान है संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ है? यदि इस प्रश्न को देखेंगे तो भूटान है वर्ष 1971 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वर्ष 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी दोस्तों। कब हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। और भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। भारत कब? 30 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 देश हैं। कितना देश है संयुक्त राष्ट्र संघ में? तो 143 देश है। और कितने देश हैं? 143 देश है। इसके राजधानी जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। और न्यूयॉर्क को द बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, न्यूयॉर्क को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? 101 के चलते हैं। इसमें देखिए भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार भ्रंश घाटी से होकर जाती है? तो इसमें से भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो वो नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। यह मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी खंपात की खाड़ी में अपनी जल को गिराती है। नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा एवं ताप्ती ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बाकी ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में अपनी पानी गिराती हैं। और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर नर्मदा। नेक्स्ट चलते हैं। 130 की ओर निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया है। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है देख लेते हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय कौन थे? तो उस समय इसरो के सीवन थे जिस समय प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। लेकिन इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। कौन? एस सोमनाथ। श्री एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वर्तमान में एस सोमनाथ है। आगे क्यों चलते हैं। लेकिन उस समय प्रश्न पूछा था तो उस समय के सीवन थे। 105 में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर नवीकरणीय है? तो कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर नवीकरणीय है? तो इसमें से हम देखें तो कोयला है जो ऊर्जा स्रोत गैर नवीकरणीय है। बाकी जल विद्युत पवन और सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा हुआ। और कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। यह गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। 109 की ओर। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन है तो शरीर में किससे स्रावित होता है? यह जो है आपको किससे होता है स्रावित? तो इसका श्रावण होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन अग्नाशय से स्रावित होता है। कहां से? अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय के अल्फा से ग्लूकागॉन हार्मोन और बीटा से इंसुलिन के गामा बीटा कोशिका से क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और गामा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, अग्नाशय से। नेक्स्ट चलते हैं 112 की ओर। पेसो। पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो पेसो है जो किस देश की मुद्रा है? फिलीपींस की मुद्रा है पेसो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? पेसो है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है दोस्तों। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, ठीक है। मनीला में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में ही है। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? मनीला में है।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, फिलीपींस की मुद्रा है मनीला। और यदि हम देखें एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला में ही है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, एडीबी का मुख्यालय भी मनीला में ही है, ठीक है। कतर किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। कतर की राजधानी दोहा है। और सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क है। और मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है, मालदीव की राजधानी। फिलीपींस की राजधानी मनीला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, पेसो फिलीपींस की मुद्रा है। 113 की ओर, अक्टूबर 2024 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जैसिंडा आर्डेन ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 115 की ओर। 15 में मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? वो है आपको वो कौन सा है? तो वो है रेयान। ऑप्शन नंबर प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? रेयान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, रेयान। रेयान से सेल्यूस जो रासायनिक उपचार के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 116 में इनमाजेब किस रोग की पहली दवा है? इनमाजेब है जो किस रोग की पहली दवा है? तो इनमाजेब जो है आपको इबोला वायरस की पहली दवा है। इबोला रोग की पहली दवा क्या है? इनमाजेब। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसी तरह यदि आप यदि आप पढ़ना चाहते हैं जीके जीएस दोस्तों, और भी जीके जीएस रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर कुछ और पब्लिकेशन का बुक मैं अपलोड किया हूँ, जो प्रैक्टिस सेट के रूप में वो बुक मार्केट में आया हुआ था, उसका मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। यदि आप उसे नहीं देखें तो जीके जीएस जाकर उसे देख लें। आप उसे देखेंगे तो आपको जीके जीएस रिवाइज होगा दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट में आपको उससे हेल्प मिलेगा प्रैक्टिस सेट बनाने में, और आप अच्छा करेंगे दोस्तों। आप जाकर उसे देखें, जरूर से जरूर देखें और उसका लाभ उठाएं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है 118 की ओर, राज्य के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाएं। तो राज्य के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाने के लिए कहा गया है। तो इसे हम यदि सजाएं तो देखते हैं कि मणिपुर है। मणिपुर को वर्ष 1972 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। मणिपुर को कब हुआ था? तो मणिपुर को वर्ष 1972 में हुआ था। देखिए 1972 में जो हुआ था, 3 राज्यों को दर्जा प्राप्त हुआ था 1972 में। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो 1972 में मामेत्री ये 3 राज्यों को 1972 में राज्य का दर्जा हुआ था। मा से मणिपुर, मे से मेघालय और ती से त्रिपुरा। ये तीनों राज्यों को वर्ष 1972 में क्या हुआ था? राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, मामेत्री। उसके बाद मिजोरम को देखें तो मिजोरम को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसमें भी 3 राज्यों को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका सूत्र मैंने क्या बताया था? आमीगो। आ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा। 3 राज्यों को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और छत्तीसगढ़ वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और इस समय भी 3 राज्यों को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना को देखें दोस्तों, तो वर्ष 2014 में तेलंगाना को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तब 2 जून 2014 को तेलंगाना को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि हम सजाएं तो सबसे पहले मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 99 में। और जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग है जो आपको किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण फुट एवं माउथ रोग होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, विषाणु का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कवक के कारण क्या होता है? फुट रोग होता है। कवक के कारण एथलीट फुट रोग होता है। किसके कारण? कवक के कारण। और जीवाणु से होने वाला बीमारी कौन कौन सा है दोस्तों? तो जीवाणु से होने वाला बीमारी है हैजा, टीबी, प्लेग, गनोरिया, सिफिलिस, कुष्ठ, टाइफाइड, टेनिस, डिप्थीरिया आदि क्या है? जीवाणु से होने वाले रोग है, ठीक है। वायरस से होने वाला कुछ और रोग कौन कौन है? तो वायरस से होने वाला रोग हो गया आपको पोलियो, खसरा, मेनाजाइटिस, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, एड्स, चेचक, जुकाम। ये सब क्या है? विषाणु से होने वाला बीमारी है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी क्या है? मलेरिया भी एक प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। प्रोटोजोआ से होने वाला मलेरिया है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 121 की ओर, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? तो हंसाने वाली गैस के रूप में कौन जानी जाती है? इस गैस का नाम क्या है? तो N2O या नाइट्रस ऑक्साइड गैस को क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस कहते हैं। N2O या नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। CO2, CH3 और CO2 और CH4 और N2O तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस है ग्रीन हाउस गैस के लिए। तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड है जो हंसाने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सी है? तो माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है IgA।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। IgA माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 124 की ओर। इसमें दिया गया है कि महिला उद्यमिता, महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना है। तो महिला उद्यमों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी है? तो वो योजना है महिला समृद्धि योजना। कौन है? महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर सी महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं 126 की ओर। किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो कौन से प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था 73वां संविधान संशोधन? पीवी नरसिम्हन राव के द्वारा 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए प्रस्तुत किया गया था 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर पीवी नरसिम्हन राव, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था और कैमी अनुसूची को 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है, और 12वां अनुसूची को भी शामिल किया गया है। कब? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें नगर निगम को शामिल किया, नगर पालिका को शामिल किया गया था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, कब लागू किया गया था? राजीव गांधी के समय दल बदल कानून, जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था राजीव गांधी के समय। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है 129 में राजा रवि वर्मा कौन थे? तो यह एक चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो अति सिंचाई के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अति सिंचाई के कारण पंजाब हरियाणा में भूमि क्षति का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्या है? महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 5 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 124 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी भाग लिए थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1932 में हुआ था, लंदन में। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा तेज बहादुर सप्रू भी थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गांधी जी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बी आर अम्बेडकर और एक और कौन है? तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट 135 की ओर कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यदि हम देखें तो संचालन समिति जीवी मावलंकर ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मिलित है। ठीक है, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सम्मिलित है। संघीय शक्ति संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू ये भी सम्मिलित है। कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए संचालन समिति सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 35 से 36 की ओर। 36 में कहा गया भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई है? भारतीय ध्वज संहिता है जो वर्ष 2002 से प्रभावित हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वर्ष 2002 से भारतीय ध्वज संहिता प्रभावित हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 2002 से प्रभावित हुए भारतीय ध्वज संहिता भारत का राष्ट्रीय झंडा भारत के लोगों के आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो कब से प्रभावित हुआ है? तो 2002 से प्रभावित हुआ है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई लंबाई क्या है? 3:2 है। लंबाई चौड़ाई 3:2 है। 3:2 3:2 में इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 137 में निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान विश्वसनीय से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन थे? राजेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया गया है 140 की ओर। कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तो विषाणु से होने वाला रोग यदि हम देखें, अभी जस्ट हमने देखा था, तो इसमें से आपको कौन सा रोग है? तो चिकन पॉक्स, छोटी माता जिसे बोलते हैं, रोग विषाणु से होने वाला रोग है। विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। सिफिलिस एवं टाइफाइड है जो आपको जीवाणु से होने वाला रोग है। सिफिलिस और टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है। सिफिलिस और टाइफाइड। और मलेरिया है जो प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है दोस्तों। क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी। और बीमारियों को जो अध्ययन किया जाता है उसको पैथोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, चिकन पॉक्स विषाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट चलते हैं 42 में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के बाडेन वुर्टेमबर्ग में स्थित है। इन वन को ब्लैक फॉरेस्ट का नाम रोमन वासियों ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें है 43 में गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? गंधार कला शैली है इंडो ग्रीक मिश्रण है। इंडो और ग्रीक का मिश्रण है गंधार कला शैली। और गंधार कला की उत्पत्ति कुषाण काल के समय में हुई थी। मथुरा कला की उत्पत्ति भी कुषाण काल के समय में हुई थी दोस्तों। महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला के तहत ही बनाई गई है। महात्मा बुद्ध की अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से
बने हुआ है मथुरा कला से। गंधार कला के अंतर्गत निर्मित मूर्ति की तुलना यूनानी देवता अपोलो से की जाती है। गंधार कला के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्ति काले स्लेटी पत्थर की निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर इंडो ग्रीक है। क्या है? इंडो ग्रीक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 46 में कि घटनाओं को यथाक्रम सही से सजाने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम यदि देखें तो लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में आया था भारत में। साइमन कमीशन का गठन हुआ था लंदन में 8 नवंबर 1927 को, लेकिन भारत आया था साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है। और इसमें साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसका सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। और लास्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं। आगे दिया गया क्या 40 आगे है 50 नंबर प्रश्न में, और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिए थे? तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से आहत होकर वो नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। और इसके तहत महात्मा गांधी ने भी अपने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। महात्मा गांधी ने भी अपने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। यदि चौरी चौरा कांड देखें तो 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में लाया गया था दोस्तों। इसे न वकील, न दलील और न अपील का कानून कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिए थे और इस हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।